हेलो फ्रेंड्स, आप सबको मेरा राधे राधे। आज हम देखेंगे करंट अफेयर्स का टॉपिक है ये, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है प्री के लिए। तो आप लोग इसको नोट करिए और आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। आप लोग अच्छे से स्टडी करते रहें, अपने सारे ड्रीम्स पूरे करें। ये आने वाला साल आपका बहुत अच्छा हो, आप लोग अपने हर कार्य में सफल हों। इसी के साथ आपको शुभकामनाएं। तो आज हम देखते हैं कर्नाटक में पंचमसाली लिंगायत समुदाय द्वारा आरक्षण मांग। चर्चा में क्यों है? कर्नाटक के प्रमुख लिंगायत समुदाय की एक उपजाति पंचमसाली लिंगायत पिछले 3 साल से अधिक समय से अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी 2A में शामिल किए जाने की मांग कर रही है। लिंगायत अर्थात भगवान शिव का लिंग धारण करने वाले। लिंगायत कर्नाटक में एक प्रमुख धार्मिक समुदाय है जो 12वीं शताब्दी के दार्शनिक और समाज सुधारक बसवन्ना की शिक्षाओं का पालन करता है। वे अपनी विशिष्ट धार्मिक प्रथाओं और सामाजिक सुधारों के लिए जाने जाते हैं जो समानता और सामाजिक न्याय पर जोर देते हैं। कौन है पंचमसाली लिंगायत आधिकारिक तौर पर हिंदू उपजाति वीरशैव लिंगायत के रूप में वर्गीकृत 12वीं शताब्दी के दार्शनिक संत बसवन्ना के अनुयायी हैं। उन्होंने एक कट्टरपंथी जाति विरोधी आंदोलन शुरू किया था जिसने विशेष रूप से भगवान शिव के साथ व्यक्तिगत स्नेहपूर्ण संबंध के पक्ष में रूढ़िवादी हिंदू प्रथाओं को खारिज कर दिया था। लिंगायत वर्तमान आरक्षण स्थिति। पंचमसाली लिंगायत समुदाय वर्तमान में कर्नाटक के ओबीसी कोटा मैट्रिक्स की श्रेणी 3B के तहत आरक्षण लाभ प्राप्त करता है। वर्तमान मांग। पंचमसाली लिंगायत ओबीसी की 2A श्रेणी में शामिल करने की मांग कर रहे हैं। वर्तमान मांग का उद्देश्य अपने समुदाय के लिए बेहतर प्रतिनिधित्व और अवसर प्राप्त करना है। सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में ओबीसी श्रेणी के तहत निर्धारित 15% आरक्षण का लाभ उठाना है। बसवन्ना 1105 से 1167 एक राजनेता, दार्शनिक, कवि और कर्नाटक में लिंगायत संप्रदाय के संस्थापक संत थे। उन्होंने दक्षिण भारत में कलचुरी साम्राज्य के प्रधान मंत्री के रूप में कार्य किया और समानता और सामाजिक न्याय के लिए एक सामाजिक धार्मिक आंदोलन को बढ़ावा दिया। शिक्षाएं और योगदान। बसवन्ना ने जाति व्यवस्था का विरोध किया और सभी मनुष्यों के बीच समानता के विचार को बढ़ावा दिया। उन्होंने कर्म को पूजा के रूप में पेश किया, अनुभव मंडप की स्थापना की, एक आध्यात्मिक संसद जहां सभी क्षेत्रों के लोग विभिन्न मुद्दों पर चर्चा और बहस कर सकते थे, लोकतांत्रिक मूल्यों और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देते थे। कन्नड़ में अनेक वचन काव्य रचनाएं रची जिनमें एक ईश्वर शिव की भक्ति पर जोर दिया गया तथा नैतिक मूल्यों और नैतिक जीवन की वकालत की गई। विरासत। बसवन्ना की शिक्षाओं ने लिंगायत धर्म की नींव रखी जिसमें व्यक्तिगत भक्ति और नैतिक जीवन पर ध्यान केंद्रित किया गया तथा कन्नड़ साहित्य और संस्कृति पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। लिंगायत समुदाय की संरचनाएं। लिंगायतों में कई उपजातियां शामिल हैं जिनमें पंचमसाली, बंजीगा, गनीगा, जंगमा आदि शामिल है। पंचमसाली लिंगायत मुख्य रूप से एक कृषि समुदाय है। पंचमसाली सबसे बड़ी है जो लिंगायत आबादी का लगभग 70% हिस्सा बनाती है। उनका दावा है कि उनकी संख्या लगभग 85 लाख है जो कर्नाटक की लगभग 6 करोड़ की आबादी का लगभग 14% है। ओबीसी आरक्षण और उपवर्गीकरण। ओबीसी संरचना। ओबीसी में कई अलग अलग जातियां और उपजातियां शामिल हैं जो भूमि, व्यवसाय आदि के स्वामित्व के आधार पर हाशिए पर अलग अलग स्तरों पर हैं। किसी एक प्रमुख ओबीसी समूह को सभी कोटा लाभों को हथियाने से रोकने के लिए अधिकांश राज्यों ने विभिन्न जातियों के सापेक्ष हाशिए और उनकी आबादी को ध्यान में रखते हुए ओबीसी का आगे उपवर्गीकरण लागू किया है। कर्नाटक में आरक्षण वितरण। कर्नाटक में आरक्षण वितरण।
श्रेणी 2A में शामिल करने की मांग 2020 में प्रमुखता से उभरी। ओबीसी के लिए 32% आरक्षण। कर्नाटक में सरकारी नौकरियों और कॉलेज प्रवेश में ओबीसी के लिए कुल आरक्षण 32% है। यह 5 श्रेणियों में वितरित किया जाता है। वर्तमान में कर्नाटक में 102 जातियां 2A ओबीसी श्रेणी में आती हैं। कर्नाटक में ओबीसी की श्रेणियां: कैटेगरी 1 अत्यंत पिछड़े वर्ग, कैटेगरी 2A सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग, कैटेगरी 2B अन्य पिछड़े वर्ग, कैटेगरी 3A क्रीमी लेयर के बाहर के अन्य पिछड़े वर्ग, कैटेगरी 3B क्रीमी लेयर के बाहर के अन्य पिछड़े वर्ग। ये आपको कैटेगरी का यहाँ पे चार्ट दिया गया है, आप लोग इसको अच्छे से समझेंगे। कैटेगरी 1, कैटेगरी 2A, कैटेगरी 2B, कैटेगरी 3A, कैटेगरी 3B, यहाँ पे पूरा आपको दिया गया है। कोटा भी दिया गया है, SC, ST, EWS, आप इसका अच्छे से देखिए। सरकार द्वारा पहले उठाए गए कदम। पिछली राज्य सरकार ने श्रेणी 2B के तहत 4% मुस्लिम कोटा व कालिगा और लिंगायतों को पुनः आवंटित करके नई श्रेणियां 2C और 2D बनाकर पंचमसालियों को खुश करने का प्रयास किया। इससे लिंगायत कोटा 5% से बढ़कर 7% और वह कालिगा कोटा 4% से बढ़कर 6% हो गया। हालांकि पंचमसलियों ने श्रेणी 2A में शामिल किए जाने पर जोर दिया और पुनर्आवंटन को कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। भारत में आरक्षण। भारत में आरक्षण ऐतिहासिक रूप से वंचित समूहों के उत्थान के उद्देश्य से सकारात्मक कार्यवाही की एक प्रणाली है। यह नीति अनुसूचित जाति SC, अनुसूचित जनजाति ST और अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के लिए शिक्षा, रोजगार और राजनीति में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करती है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। आरक्षण की अवधारणा का पता ब्रिटिश औपनिवेशिक युग से लगाया जा सकता है, जिसमें वंचित समुदायों को शैक्षिक और रोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से नीतियां बनाई गई थी। स्वतंत्रता के बाद 1950 में अपनाए गए भारतीय संविधान ने एक व्यापक आरक्षण नीति की नींव रखी। भारत में आरक्षण विकास क्रम। स्वतंत्रता पूर्व युग। 1901 कोल्हापुर राज्य। महाराजा छत्रपति शाहू जी महाराज के पिछड़े वर्गों के उत्थान और उन्हें राज्य प्रशासन में अवसर प्रदान करने के लिए आरक्षण की शुरुआत की। 1908 ब्रिटिश प्रशासन। अंग्रेजों ने प्रशासनिक पदों पर पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए आरक्षण की शुरुआत की। 1921 मद्रास प्रेसिडेंसी ने गैर ब्राह्मणों के लिए 44%, ब्राह्मणों, मुसलमानों और एंग्लो इंडियन ईसाइयों के लिए 16% और अनुसूचित जातियों के लिए 8% आरक्षण प्रदान करने वाला एक सरकारी आदेश जारी किया। 1935 भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 में सरकारी नौकरियों में आरक्षण सुनिश्चित करने के प्रावधान शामिल किए गए। 1935 अधिनियम जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चंस बहुत आते हैं, आप इसको एक्सप्लेन करके अच्छे से पढ़िएगा। बुक में NCERT बुक में मिलेगा आप लोगों को, बाकी मैं आप लोगों को स्टैंडर्ड बुक्स के जब नोट्स बताऊंगी तब आपको बताऊंगी। 1942 BR अम्बेडकर की वकालत। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने अनुसूचित जातियों के लिए उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए सरकारी सेवाओं और शिक्षा में आरक्षण की वकालत की। स्वतंत्रता के बाद का युग। 1950 भारत का संविधान। इम्पॉर्टेंट है ये। भारतीय संविधान ने सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में अनुसूचित जातियों SC और अनुसूचित जनजातियों ST के लिए आरक्षण का प्रावधान किया। ये आपका आर्टिकल 15 और 16 में। 1979 मंडल आयोग। सामाजिक या शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने के लिए मंडल आयोग की स्थापना की गई थी। आयोग ने सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में अन्य पिछड़े वर्गों OBC के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की। 1990 मंडल आयोग की रिपोर्ट का कार्यान्वयन। केंद्र सरकार ने केंद्र सरकार की नौकरियों में OBC के लिए 27% आरक्षण लागू किया, जिससे महत्वपूर्ण राजनीतिक और सामाजिक बहस हुई। 1992
इंदिरा साहनी केस, मंडल केस। सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी के लिए 27% आरक्षण को बरकरार रखा, लेकिन क्रीमी लेयर ओबीसी के धनी और बेहतर शिक्षित सदस्य को आरक्षण लाभ से बाहर रखा। इंपॉर्टेंट लाइन है आप लोगों के लिए। स्वतंत्रता के बाद का युग 2006 शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण। सरकार ने आईआईटी, आईआईएम और अन्य केंद्रित विश्वविद्यालयों सहित केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों में ओबीसी के लिए आरक्षण शुरू किया। 2008 निजी क्षेत्र में आरक्षण। निजी रोजगार में सकारात्मक कार्रवाई का विस्तार करने के लिए निजी क्षेत्र में आरक्षण शुरू करने के लिए चर्चाएं और प्रस्ताव थे। 2019 और 103वां संविधान संशोधन अधिनियम। सरकार ने किसी अन्य आरक्षण श्रेणी के अंतर्गत न आने वाले व्यक्तियों के लिए सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण की शुरुआत की। ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज आरक्षण। ऊर्ध्वाधर आरक्षण। ऊर्ध्वाधर आरक्षण से तात्पर्य सरकारी नौकरियों, शैक्षणिक संस्थानों और राजनीतिक निकायों में अनुसूचित जाति, एससी, अनुसूचित जनजाति, एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी जैसी विशिष्ट सामाजिक श्रेणियों के लिए आरक्षित सीटों के आवंटन से है। ये आरक्षण कुल उपलब्ध सीटों का 1% है और जनसंख्या में इन समूहों के अनुपात पर आधारित है। उदाहरण, यह 100 सीटें हैं और एससी के लिए ऊर्ध्वाधर आरक्षण 15% है, जो 15 सीटें एससी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है। क्षैतिज आरक्षण। क्षैतिज आरक्षण वर्टिकल श्रेणियों में कटौती करता है और महिलाओं, विकलांग व्यक्तियों और पूर्व सैनिकों जैसे विशिष्ट समूहों पर लागू होता है। यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक ऊर्ध्वाधर आरक्षण श्रेणी के भीतर सीटों का एक निश्चित प्रतिशत इन समूहों को आवंटित किया जाता है। उदाहरण, यदि ओबीसी के लिए 30 सीटें आरक्षित है और महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण 30% है, तो ओबीसी के भीतर महिलाओं के लिए 9 सीटें 30 का 30% आरक्षित है। आरक्षण से संबंधित संवैधानिक प्रावधान। भारतीय संविधान सामाजिक न्याय और समानता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न अनुच्छेदों के तहत आरक्षण के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है। अनुच्छेद 15(4) राज्य को नागरिकों के किसी भी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग या एससी और एसटी के उत्थान के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 16(4) राज्य को नागरिकों के किसी भी पिछड़े वर्ग के पक्ष में नियुक्तियों या पदों में आरक्षण प्रदान करने की अनुमति देता है, जो राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व नहीं करता है। अनुच्छेद 46(46) राज्य को लोगों के कमजोर वर्गों विशेष रूप से एससी और एसटी के शैक्षिक और आर्थिक हितों को विशेष देखभाल के साथ बढ़ावा देने और उन्हें सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से बचाने का निर्देश देता है। अनुच्छेद 340 पिछड़े वर्गों की स्थितियों की जांच करने के लिए एक आयोग की नियुक्ति का प्रावधान करता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप लोगों को बहुत ज़रूरी नोट करने हैं, ये मेंस में भी काम आएंगे आप लोगों के लिए। संविधान की 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची को 1951 में प्रथम संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। इसमें केंद्र और राज्य के उन कानूनों की सूची शामिल है जिन्हें न्यायिक समीक्षा से छूट प्राप्त है। इसका उद्देश्य भूमि सुधार और इसमें शामिल अन्य कानूनों को अदालतों में चुनौती दिए जाने से बचाना था। मंडल आयोग की स्थापना 1979 में सामाजिक या शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने और उनकी उन्नति के लिए उपायों की सिफारिश करने के लिए की गई थी। इसकी सिफारिशों के कारण आरक्षण प्रणाली में ओबीसी को शामिल किया गया। भारत में आरक्षण के पक्ष में तर्क। सामाजिक न्याय। आरक्षण को सकारात्मक कार्रवाई के रूप में देखा जाता है जिसका उद्देश्य हाशिए पर पड़े समुदायों द्वारा सामना किए जाने वाले ऐतिहासिक अन्याय को ठीक करना है। उदाहरण के लिए अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए आरक्षण
का उद्देश्य सदियों से चले आ रहे सामाजिक भेदभाव और बहिष्कार को दूर करना है। प्रतिनिधित्व, शिक्षा, रोजगार और राजनीति में अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता है। उदाहरण के लिए भारतीय संविधान एससी और एसटी के लिए राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में आरक्षण को अनिवार्य बनाता है। आर्थिक समानता, भारत में आरक्षण के पक्ष में तर्क। आर्थिक समानता वंचित वर्गों को आर्थिक अवसर प्रदान करने में मदद करता है, जिससे गरीबी में कमी आती है। हाशिए पर पड़े समुदायों को शैक्षिक और रोजगार के अवसरों तक पहुंच प्रदान करता है। उदाहरण के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण आरक्षित श्रेणियों के व्यक्तियों को स्थिर रोजगार हासिल करने में सक्षम बनाता है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। भारत में आरक्षण के विपक्ष में तर्क। समावेशी विकास, समाज के सभी वर्गों में संतुलित सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। आरक्षित श्रेणियों के बीच शिक्षा और कौशल विकास को प्रोत्साहित करता है, जिससे राष्ट्रीय विकास में योगदान मिलता है। उदाहरण के लिए आरक्षण हाशिए पर पड़े समुदायों को मुख्यधारा में लाने में मदद करता है, जिससे समावेशी विकास को बढ़ावा मिलता है। योग्यता संबंधी चिंताएं। आलोचकों का तर्क है कि आरक्षण योग्यता से समझौता कर सकता है, जिससे विभिन्न श्रेणी क्षेत्रों में पेशेवरों की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। ऐसा माना जाता है कि योग्य उम्मीदवार आरक्षण प्रणाली के कारण अवसरों से चूक सकते हैं। उदाहरण के लिए आईआईटी, जेई या यूपीएससी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में कुछ लोग तर्क देते हैं कि आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के कट ऑफ अंक कम हो सकते हैं, जिससे संभावित रूप से समग्र गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। भारत में आरक्षण के विपक्ष में तर्क। सामाजिक विभाजन, जाति के आधार पर आरक्षण जातिगत पहचान को बनाए रख सकता है, जिससे सामाजिक विखंडन हो सकता है। आरक्षित और गैर आरक्षित समुदायों के बीच तनाव पैदा कर सकता है। जाति के आधार पर आरक्षण एक ही जाति या समुदाय के भीतर आर्थिक असमानताओं को संबोधित नहीं करता है। अक्सर आरक्षण का लाभ आरक्षित श्रेणियों के भीतर सबसे अधिक हाशिए पर पड़े लोगों तक नहीं पहुंच पाता। उदाहरण के लिए आरक्षित श्रेणियों के भीतर आर्थिक रूप से संपन्न व्यक्ति आरक्षण से लाभ उठा सकते हैं, जिससे वास्तव में जरूरतमंद लोग वंचित रह जाते हैं। ओबीसी के भीतर क्रीमी लेयर लाभों पर हावी हो सकता है, जबकि गरीब वर्ग वंचित रह सकता है। यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको अच्छे से देखिए। भारत में आरक्षण प्रणाली से जुड़े मुद्दे और चुनौतियाँ। कार्यान्वयन के मुद्दे। आरक्षण नीतियों का उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करना प्रशासनिक रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकता है। उदाहरण के लिए यह सुनिश्चित करना कि सभी संस्थान आरक्षण नीतियों का अनुपालन करें, इसके लिए महत्वपूर्ण निगरानी की आवश्यकता होती है। सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में आरक्षण नीतियों के अनुपालन और निगरानी और सुनिश्चित करने में समस्याएं हैं। उदाहरण के लिए निजी कंपनियां आरक्षण मानदंडों का पूरी तरह से पालन नहीं कर सकती हैं। जाति आधारित राजनीति। आरक्षण नीतियों का अक्सर राजनीतिक औजार के रूप में उपयोग किया जाता है, जिससे वोट बैंक की राजनीति को बढ़ावा मिलता है। उदाहरण के लिए राजनीतिक दल विशिष्ट समुदायों से वोट हासिल करने के लिए आरक्षण बढ़ाने का वादा कर सकते हैं। आरक्षित श्रेणियों में शामिल किए जाने के लिए विभिन्न समुदायों की निरंतर मांगें नीतिगत ढांचे को जटिल बनाती हैं। उदाहरण के लिए मराठों, जाटों और पटेलों द्वारा ओबीसी दर्जे की हाल की मांगों ने आरक्षण बहस को और जटिल बना दिया है। सामाजिक आर्थिक असंतुलन। आरक्षण अंतरजातीय आर्थिक असमानताओं को संबोधित नहीं करता है। उदाहरण के लिए आरक्षित श्रेणी का एक धनी व्यक्ति उसी श्रेणी के एक गरीब व्यक्ति की तुलना में अधिक लाभान्वित हो सकता है। सबसे अधिक हाशिए पर पड़े वर्गों के उत्थान पर नीति के प्रभाव पर अक्सर सवाल उठाए जाते हैं। उदाहरण के लिए आरक्षण के बावजूद एससी, एसटी और ओबीसी के महत्वपूर्ण वर्ग सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। इसको आप अच्छे से नोट करिए। हाशिए पर पड़े लोगों के उत्थान के लिए अन्य पहल।
कौशल विकास कार्यक्रम। सरकार व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से हाशिए पर पड़े समूहों की रोजगार क्षमता को बढ़ा सकती है। ये पहल व्यक्तियों को बेहतर नौकरी के अवसर हासिल करने और उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए आवश्यक कौशल प्रदान कर सकती है। शैक्षणिक छात्रवृत्ति। वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों को वित्तीय सहायता और छात्रवृत्ति प्रदान करने से शैक्षिक अंतर को पाटने में मदद मिल सकती है। छात्रवृत्ति यह सुनिश्चित करती है कि वित्तीय बाधाएं हाशिए पर पड़े समुदायों के छात्रों की शैक्षिक आकांक्षाओं में बाधा न डालें। समावेशी नीतियां। हाशिए पर पड़े समुदायों की स्वास्थ्य, आवास और सामाजिक सुरक्षा आवश्यकताओं को संबोधित करने वाली व्यापक नीतियां विकसित करना आवश्यक है। ऐसी नीतियां एक सुरक्षा जाल प्रदान कर सकती हैं और इन समूहों के लिए जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार कर सकती हैं। आर्थिक सशक्तिकरण। उद्यमिता को प्रोत्साहित करना और हाशिए पर पड़े समूहों के व्यक्तियों द्वारा चलाए जा रहे छोटे और मध्यम उद्यमों के लिए सहायता प्रदान करना उनके आर्थिक सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। ऋण, मार्गदर्शन कार्यक्रमों और बाजार अवसरों तक पहुंच से इन व्यवसायों को आगे बढ़ने में मदद मिल सकती है। यहाँ पे हम क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पंचमसाली लिंगायतों की मांग की उन्हें ओबीसी श्रेणी 2A में शामिल किया जाए। लिंगायत समुदाय वर्तमान में कर्नाटक के ओबीसी श्रेणी 3B में आता है। कर्नाटक में ओबीसी के लिए कुल 50% आरक्षण है। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोगों का आंसर बी है। आप लोगों को मेरा ये चैनल कैसा लगता है, मेरे वीडियो कैसे लगते हैं, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इसको शेयर करें। किसी को भी लाभ हो सकता है, आप लोग प्लीज़ आगे से इसको शेयर करते रहें और ऐसे ही कंटिन्यू मेरे ब्लॉग्स को देखते रहें और सपोर्ट करें। थैंक यू।